हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन स्पीसी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जो मेरे पीछे फोटो आप देख पा रहे हैं, ये कीस्टोन स्पीसी की इमेज है, जिसको हम बाघ के नाम से जानते हैं। अब ये कीस्टोन स्पीसी या फिर कुंजी प्रजाति इसको हिंदी में कहा जाता है। ये होते क्या है भाई? कुंजी प्रजाति का मतलब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो सर्वोच्च प्राणी होता है या फिर सर्वोच्च एनिमल होता है, इसको आप कीस्टोन स्पीसी की कैटेगरी में रखते हैं। बेसिकली ये मांसाहारी होते हैं। अब जरा ये जान लेना हमारे लिए आवश्यक है कि किस प्रकार से केवल और केवल कीस्टोन स्पीसी के गायब होने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क पूरा गायब हो गया था केवल और केवल एक स्पीसी के गायब होने से, और इसका नाम था भेड़िया, है ना। ये जो भेड़िया जिनको हम वुल्फ के नाम से जानते हैं, इनके गायब होने से, इनके विलुप्त होने से पूरे येलोस्टोन नेशनल पार्क में जो रहने वाले जीव जंतु हैं ये पलायन कर गए, है ना। जो वृक्ष हैं ये सूख गए, जो यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियां थी उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। ये तमाम प्रकार की एक्टिविटी हुई केवल और केवल यहाँ से वुल्फ गायब होने से। और ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल आपको पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आज यहाँ इस वीडियो में प्रस्तुत हूं, जो कि कजाकिस्तान में हमें देखने के लिए मिला है। आप देख पाएंगे कि भाई जो अमूर टाइगर हैं, इनको वापस से कजाकिस्तान में बसाया जा रहा है। और याद रखें कि ये कैस्पियन टाइगर से बहुत ज्यादा नजदीकी संबंध रखते हैं। इसको आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखिएगा, 1948 का टाइम था और 1948 के समय जो कजाकिस्तान वाला एरिया है, यहां पर पाए जाने वाले जो कैस्पियन टाइगर हैं, इनका बहुत अधिक शिकार किया जाता था। इन्हीं को साइंटिफिक भाषा में, यानी कि इनका जो वैज्ञानिक नाम था टुरानियन लायन, इनको नाम दिया जाता था। अब याद रखो कि 1948 के समथिंग इनका बहुत अधिक शिकार किया जाता था। और ये शिकार के कारण, और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल शिकार के कारण, और भी कई अन्य कारण भी थे, है ना, परंतु मेन यहां पर शिकार था। इनकी विलुप्ति होती है और विलुप्त होने के बाद 1950 से इसका असर देखने के लिए मिल जाता है। और आज वर्तमान में आप देखते हैं कि कजाकिस्तान वाला जो एरिया है, अब कजाकिस्तान के अलावा भी और भी कई देश हैं, जैसे ईरान है, इराक है, जो पश्चिमी चाइना वाला एरिया है, यहां पर भी आपको इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। पर मेनली चूंकि न्यूज में कजाकिस्तान की बात की गई है, इसलिए हम कजाकिस्तान को लेकर चलते हैं। तो कजाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पर आप 1950 के बाद से धीरे धीरे बायोडायवर्सिटी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने लगते हैं। और साथ ही साथ वर्तमान में ये कंडीशन हो जाती है कि बायोडायवर्सिटी अब बहुत ज्यादा तेजी से खत्म होने लगी है उन जंगलों में जहां पर ये स्वतंत्र अवस्था में निवास करते थे। स्वतंत्र अवस्था में ये लायन विचरण किया करते थे। इसको बचाने के लिए याद रखो, जो कजाकिस्तान सरकार है और साथ में जो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर है, यानी कि WWF, इसको कई बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहा जाता है, इन दोनों ने संयुक्त प्रयास किया और 2017 में जो कैस्पियन बाघ थे, इनको पुनर्जीवित करने, यानी कि उस एरिया में वापस से बसाने का संकल्प लिया गया। और इसका जो एक प्रकार से समझौता तैयार हुआ, इस पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये कैस्पियन जो टाइगर हैं, ये तो विलुप्त हो गए हैं, इनको वापस से कैसे पुनर्जीवित किया जाए, यानी कि वापस से कैसे बसाया जाए? तो याद रखें, इनके नियर बाय जो इनके रिलेटिव हैं, उनका नाम है अमूर टाइगर, है ना। ये जो अमूर नदी है जो कि रसिया में बहती है, वहां पर ये क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा नजदीकी संबंध रखते हैं इन कजाकिस्तान में पाए जाने वाले या फिर मध्य एशिया में पाए जाने वाले इन कैस्पियन बाघों के साथ। इसलिए फिर यह निर्णय लिया गया कि इन अमूर टाइगरों को, या फिर साइबेरियन बाघ, दोनों ही नाम इसके हैं, चूंकि अमूर नदी साइबेरिया वाले सेक्शन में बहती है, इसलिए कई बार इनको साइबेरियन टाइगर भी कहा जाता है और साथ में अमूर टाइगर भी इनको कहा जाता है ना। तो नीदरलैंड में भी ये पाए जाते हैं। पूर्वी साइबेरिया की यदि आप बात करोगे, बेसिकली साइबेरिया का पूरा रीजन, है ना, पूर्वी साइबेरिया, उत्तरी रूस वाला जो भाग है, और साथ ही साथ उत्तरी यूरोप वाला जो भाग है, यूराल माउंटेन के आसपास वाला जो रीजन है, नीदरलैंड वाला जो सेक्शन है, कई स्थानों पर नॉर्वे में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो नीदरलैंड से इनको लाया जाएगा और कजाकिस्तान की एक प्लेस है जिसको नाम दिया जाता है अलमाटी,
है ना। अलमाटी क्षेत्र में एक रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ नेशनल पार्क या फिर वे तमाम प्रकार के रिजर्व होते हैं जहां पर इन वन्य प्राणियों को संरक्षित किया जाता है। यहां पर इले बलखश राज्य प्रकृति रिजर्व में इनको रखा जाएगा। किसी भी क्षेत्र से जब इन वन्य प्राणियों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि भाई नीदरलैंड से लाया और आपने कजाकिस्तान के खुले वन में इसको छोड़ दिया। जैसे कूनो नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो जब दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से चीतों को लाया गया था तो पहले एक बेड़े में इनको रखा गया था। जब ये एप्रोप्रिएट हुए, जब ये ढल गए थे हमारे वातावरण में, भारतीय वातावरण में, उस कूनो नेशनल पार्क के वातावरण में, फिर इनको खुले वातावरण में छोड़ा गया था, यानी कि धीरे धीरे इनको स्वतंत्र किया जाता है। तो सेम एज वही वाली कंडीशन है भाई कि जब इनको नीदरलैंड से इस अलमाटी क्षेत्र में लाया जाएगा और इस रिजर्व में रखा जाएगा तो वही सब प्रोसेस यहां पर फॉलो की जाएंगी। याद रखो कि इसका जो एरिया है ये टोटल 4150 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इतने बड़े क्षेत्र में ये 70 साल बाद आपको बाघ देखने के लिए मिलते हैं और इसीलिए ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए न्यूज। एक तो कीस्टोन स्पीसी है जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, और कीस्टोन स्पीसी के साथ साथ अब ये आप नोट डाउन करेंगे कि भाई ये किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना दिया है तो इसका डिस्कशन आज के इस वीडियो में नहीं होगा, केवल और केवल हम खबर पर रहेंगे। जितने टाइगर लाए गए हैं उनकी संख्या आपको याद रखना है कि 2 अमूर टाइगर लाए गए हैं, जिनमें से एक को नाम दिया गया है इले बक्सास बंदना, यानी कि मेन है बंदना, और एक है कुमा। नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मैंने आर्टिकल से नेम उठाए हैं, आपको यही नेम लेकर चलना है क्योंकि अलग अलग आर्टिकल में इनके अलग अलग नाम प्रकाशित किए गए हैं। चलिए, कोमा तो ठीक है, ये जो बनना है ये अलग अलग हो जा रहा है, कई स्थानों पर इसको लेकर बहुत ज्यादा भ्रामकताएं हैं, तो आप बनना लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो मैंने प्रोसेस बताई वो वही दी गई है भाई कि पहले इनको कुछ सप्ताह के लिए एक बेड़े में रखा जाएगा, फिर उसके बाद इनको बड़े बाड़ों में रखा जाएगा, फिर बड़े बालों के बाद फिर अंततः इनको जंगल में छोड़ा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड से लाया और आपने खुले वातावरण में छोड़ दिया, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। मेन कारण यह है कि भाई जब आप एक स्थान से किसी दूसरे स्थान जाते हैं तो आपने खुद ही महसूस किया होगा कि ह्यूमंस की बॉडी में भी कुछ मेटाबॉलिज्म चेंजेस होते हैं, उस स्थान के हिसाब से वह व्यक्ति ढलता है धीरे धीरे। यदि आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो यहां से उठकर यदि आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं जहां जलवायु परिस्थितियां बहुत ज्यादा भिन्न होती हैं तो आपने देखा होगा कि हम कुछ समय के लिए अपने आप को वीक महसूस करते हैं। यदि आप जमीन पर रह रहे हैं, मैदानी भाग में रह रहे हैं, अचानक से आप 10,000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाइए, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। और क्यों होगा, बल्कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर जो रह रहा व्यक्ति है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा जलवायु क्षेत्र चेंज हो गया है ना। हम उस क्षेत्र के हिसाब से नहीं बने थे, हम उस क्षेत्र के हिसाब से धीरे धीरे ढलेंगे। तो ढलने के लिए आवश्यक यह है कि भाई पहले ये जो लायन को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया गया है इनको धीरे धीरे उस वातावरण में ढाला जाए, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। अब ये सर्वाइवल के लिए जैसे इंसानों की हेल्प की जाती है वैसे इन जंतुओं की भी हेल्प किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए कंडीशन अपनाई जाती है कि भाई पहले इनको किसी छोटे छोटे क्षेत्र में रखा जाए ताकि इनको शिकार ना करना पड़े। जब ये उस क्षेत्र से परिचित हो जाए फिर इनका क्षेत्र या फिर दायरा बड़ा किया जाए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इनकी कॉलर में इनकी गर्दन में एक कॉलर लगाई जाती है चमकीली, ताकि इनको संरक्षित किया जा सके, इन पर नजर रखी जा सके, है ना। तो ये तमाम प्रकार की एक्टिविटी यहां पर अपनाई जाती है और ये अपनाई जाएंगी। अब याद रखो कि यहां पर वही कारण बताया है जो मैंने पीछे बताया था कि भाई जो पेशेवर शिकारी थे, है ना, और साथ में जो आवासों का विनाश हो रहा था, इसके कारण ये खत्म हो गए थे पूरे के पूरे मध्य एशिया वाले रीजन से। अब मध्य एशिया से मेरा तात्पर्य है कि भाई ये जो कैस्पियन टाइगर हैं ये आपको देखने के लिए मिलते टर्की वाले एरिया में, जिसका हाल ही में नाम तुर्की हो गया है, जो दक्षिणी कॉकेशस वाला रीजन है वहां पर भी ये पाए जाते थे। ईरान, इराक और साथ में अलग अलग इलाकों में, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी चीन है, इन तमाम इलाकों में ये शेर आपको देखने के लिए मिलते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो अमू दरिया और सिर दरिया नदियों वाला सेक्शन है वहां पर ये शेर आपको देखने के लिए मिल सकते थे। और यदि अमू दरिया और सिर दरिया नदियों में मिल रहे हैं तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि अरल सागर के आसपास ये शेर पाए जाते थे क्या, तो आपका आंसर होगा हाँ, ये बिल्कुल पाए जाते थे, परंतु समय के साथ धीरे धीरे ये विलुप्त होते गए।
ठीक है। अब जरा ध्यान रखो कि एक संस्था है ना, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के टाइगर अलाइव इनिशिएटिव, एक प्रकार का इनिशिएटिव है ये, है ना। इसके प्रमुख हैं स्टुअर्ट चैपमैन, और इन्होंने बताया है कि जो कैस्पियन क्षेत्र में बाघ पाए जाते थे, अर्थात ये जो कैस्पियन बाघ थे, ये बहुत हद तक इन अमूर बाघों से मिलते हैं। दैट इज वाई अमूर बाघों को लाकर फिर इनकी प्रजनन क्रिया को बढ़ाकर फिर इनको बसाया जा रहा है इस कजाकिस्तान वाले रीजन में। इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान रखो कि 2010 में भी इस कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अन्य जीव जंतुओं को बसाने का प्रयास किया था, ठीक है। और यहां से आप समझेंगे कि स्टोन स्पीसी का महत्व, कि 2010 की बात थी, बाघों को फिर से लाने के लिए अन्य जीव जंतुओं को भी बसाया गया था, जैसे लुप्त प्राय बुखारा हिरण, है ना, जो जंगली गधे होते हैं, जो कुलान होते हैं, इन प्रजातियों को लाया गया और वापस से उस क्षेत्र में बसाया गया। यानी कि 2010 से तैयारी कर रहे थे, 2017 में तो साइन हुए, 2010 से यह तैयारी चल रही थी और आज वर्तमान में जाकर इसको सक्सेस मिली है। इज दैट क्लियर? आप जरा ध्यान रखिएगा कि इसका लक्ष्य क्या है। तो 2035 तक धीरे धीरे जो बाघों की आबादी है और तमाम प्रकार की ये जो बिल्लियों की आबादी है, इसको 50 जंगली बाघों तक पहुंचाना ये लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य छोटा नहीं है, आप 50 को सामान्य अवस्था में ना लें, क्योंकि अभी 2 बसाए गए हैं और फिर इनसे आगे चलकर इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, है ना। इसलिए यह न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कारण यह है कि यूपीएससी उन तमाम टॉपिक से क्वेश्चन करता है जो कि हाल ही में न्यूज में रहे हैं। जैसे अब ये सभी ने पढ़ लिया है कि भाई ये कजाकिस्तान में जो अमूर बाघ हैं, इनको लाया जाना है, तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इनका IUCN स्टेटस बताइए, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये भी खतरे में नहीं है, ये भी खतरे में है ना। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपसे कर लिए जाते हैं कि बताइए अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों था। तो और ऐसी तमाम न्यूज को कवर किया जाता है स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, और साथ में जो साप्ताहिक कवरेज होता है न्यूज का, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ओम सर इसको कराते हैं। यदि आप स्टडी IQ IAS के P2I लॉन्ग टर्म बैचेस से, जो कि 2027 के यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है, और यदि P2I आप फाउंडेशन बैच से, जो कि 2026 के अभ्यर्थियों के लिए है, इन दोनों ही बैचेस से यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट करके इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। AKB लाइव कोड का यूज किए जाने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, है ना। यहाँ 2027 के अभ्यर्थियों के लिए 34,999 और 2026 के अभ्यर्थियों के लिए 28,999 रुपए में ये बैच आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन बैचेस का पार्ट बनना है आपको, तो याद रखिएगा कि 25 नवंबर सुबह 8 बजे से इनमें क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। तो जो भी डिसीजन लेना, इस डेट से पहले लेना और AKB लाइव कोड का यूज करना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।